बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है कैपेसिटेंस। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 3-4 पैरामीटर्स की डेफिनेशन देखी है। उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या होती है। उसके अलावा हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, और हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। और उसके अलावा हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, और ये फोर्स का सिंबल होता है एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपिटल ई, पोटेंशियल एनर्जी को यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा मैंने एक आप लोगों को एनर्जी डेंसिटी भी जो है वो निकाल के कैलकुलेट करके बताइए कि व्हाट इज़ दी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, स्मॉल यू से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस अब तक देखी थी। अब हम एक नई चीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं कि आखिर ये जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं कि चार्ज जो है वो क्या होता है। चार्ज की भी डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ द चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो आखिर जो ये चार्ज होता है और उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके दरमियान हम फोर्स जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, और उनके किसी किसी सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू थिंग विच इज़ नोन एज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है वो बेसिकली क्या है कि अब हम जब सब चीज़ें पढ़ चुके तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इस चार्जेस से फ़ायदा उठाएं और अब हम कोई डिवाइस बनाएं। चार्जेस की हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन अ, हम अब पढ़ना चाहते हैं कि आखिर हम इन चार्जेस को किसी जगह पर जमा करें, जमा करने के बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से फ़ायदा उठाएं, या उनके दरमियान जो फोर्स लगती है दो चार्जेस के दरमियान तो उससे फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहली डिवाइस, बेसिक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है विच कैन स्टोर चार्जेस। ठीक है, उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो चार्जेस को स्टोर कर सके। जिस तरह से एक ग्लास है पानी का, उसके अंदर क्या सलाहियत है कि वो पानी उसके अंदर जो है अगर हम जमा करके रख दें तो वो जमा हो जाएगा, यानी कि जब हमें ज़रूरत होगी हम उसको पी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्जेस को जमा करके रख सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम चार्जेस की कोई ना कोई सलाहियत से फ़ायदा उठा सकेंगे, किसी ना किसी प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है, उसके अंदर चार्जेस स्टोर हुए हुए हैं और मुझे किसी जगह पर करंट फ्लो करवाना है, लेट सपोज मुझे एक फ्लैश चाहिए बल्ब का, यहाँ पर मैंने जो है वो एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो एकदम से वो कैपेसिटर कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने की वजह से ये जो बल्ब है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटर की एक सलाहियत ये भी होती है कि अगर कैपेसिटर जो है वो चार्ज है तो इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चीज़ को अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँ तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हरकत करना शुरू कर देगा। मैं जो है वो क्या चाह रही थी, मैं ये चाह रही थी कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़ायदा उठाऊँ। अब इलेक्ट्रॉन हरकत करना शुरू कर देगा, तो उसकी हरकत की वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होंगी, और इससे मैं फ़ायदा उठा लूँगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम चार्जेस को जो है वो एक जगह स्टोर कर लेते हैं तो हम उसके फ़्लो करने की सलाहियत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं विच कैन स्टोर चार्जेस, विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। ठीक है, या मैं दूसरे अल्फाज में कह सकती हूँ विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल
electric field and which can store electrical energy. तो ये तीनों चीज़ें जो है कैपेसिटर की डेफिनेशन के अंदर आती हैं. कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्जेस, विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड, विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है विच स्टोर चार्जेस. मिसाल के तौर पे ये एक कैपेसिटर है, कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस जो है वो स्टोर हुए हुए. ठीक है, तो Q जो है ना, इसका सिंबल क्या है, चार्जेस का Q. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपिटल E और E, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये. ई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और ये जो कैपिटल ई है ये जो है हमारी एनर्जी है. ठीक है, इसको मैंने ऊपर तो यू से रिप्रेजेंट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको इसको ई का सिंबल इसमें कंफ्यूजिंग होता है. तो विच कैन स्टोर चार्ज, विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड और विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ यू इन फैक्ट. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते हैं कि वो कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है. अच्छा, अब मुझे जो है वो थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करनी है कि आखिर ये जो कैपेसिटर है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो सबसे पहले तो हमें जो है ना वो ये बात जहन में रखनी है कि कैपेसिटर जब भी हम कोई डिवाइस बनाते हैं तो उसके अंदर हम जब चार्ज स्टोर करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज स्टोर करता है अपने अंदर. ठीक है, अगर हम उसको किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें कैपेसिटर को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज जो है वो अपने अंदर स्टोर करेगा. उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को, यानी अगर चार्जेस उसके अंदर स्टोर हो गए और अगर वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना चाहता है तो वो बहुत तेज़ी से अपने अंदर से चार्जेस जो है ना रिलीज़ कर देगा. फॉर एग्जांपल, अगर उसको फ्यू सेकंड्स लग रहे हैं चार्ज होने में, तो फ्यू मिली सेकेंड्स लगेंगे उसको डिस्चार्ज होने में. ठीक, तो ये कैपेसिटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये बहुत जल्दी से जो है ना वो अपने आप को डिस्चार्ज कर देता है. अच्छा, ये कैपेसिटर तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैपेसिटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है विच स्टोर्स चार्जेस, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल फील्ड और विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन हर कैपेसिटर की डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम कैपेसिटर्स बनाते हैं. हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, यानी कि सलाहियत कि वो कितना चार्ज अपने अंदर ले सकता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो सबकी अलग अलग होती है. बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से मेरे पास बहुत सारे ग्लास रखे हुए हैं जिसमें मैं पानी भर रही हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के जो है वो ग्लासेस अवेलेबल होते हैं. कोई बहुत चौड़ा होता है, छोटा सा होता है. ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे कंटेनर्स हैं जिसके अंदर पानी स्टोर हो सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है वो स्टोर होगी पानी की हर ग्लास के अंदर. तो बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट तरह के बनते हैं और उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कितना मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर कर सकें. द एबिलिटी ऑफ एनी कैपेसिटर which tells us how maximum charge is stored, can be stored in a particular capacitor. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं. उस सलाहियत को, उस कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं. अच्छा, अब एक तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि कैपेसिटर की वो सलाहियत जिसको कि हम कैपेसिटेंस कहते हैं वो क्या होती है, वो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया. कैपेसिटर की जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी कि कैपेसिटर जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है चार्ज होने में, लेकिन डिस्चार्ज होने में वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है. और अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमें ज़रूरत होती है तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं. ये सब हम अभी आगे चल के देखेंगे. इसी तरीके से फॉर ट्यूनिंग
इस्तेमाल करते हैं हम ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर, या फिल्ट्रेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या कपलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैपेसिटर जो है वो बेसिकली होता क्या है? कैपेसिटर जो है ना, उसके अंदर उसकी बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मुझे मेरे पास बराबर हैं क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो अलग करना है और नेगेटिव अलग करना है, ताकि इसके ऊपर नेट या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेट जो है ना नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ इस प्लेट को, और एक और प्लेट मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो थे वो बराबर थे। तो अब मैंने जब इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, तो अब नतीजे में क्या होगा कि इसके अंदर से ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खिंच जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएंगे। कैसे? ये जो बैटरी है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर गए तो ये जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इस प्लेट तक पहुंचाएगी, और चूंकि ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हुए इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाउ वी हैव प्लस क्यू चार्ज ऑन दिस प्लेट एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन दिस प्लेट। दोनों प्लेट के पास जो है चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है। और यहाँ पर बैटरी जो है वो क्या काम कर रही है? बैटरी जो है वो काम कर रही है लाइक अ पंप, कि एक जगह से जो है चार्ज को खींचा और दूसरी जगह पर पहुंचा दिया, एक जगह से खींचा दूसरी जगह पहुंचा दिया। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी यहाँ पर सप्लाई कर रही है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के ऊपर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो ये बात कह सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे या जितना ज़्यादा हम पम्प करेंगे, उतना ही चार्ज हमारे पास स्टोर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे घर में वाटर पंप लगा हुआ होता है, तो वाटर पंप क्या काम कर रहा होता है? वाटर पंप ये काम कर रहा होता है कि बाहर जो पानी की सप्लाई लाइन जा रही है, उसके अंदर से पानी को खींच के और आपके टैंक के अंदर जो है वो स्टोर करता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा वो पंप करेगा, उतना ही ज़्यादा पानी आपके पास स्टोर होगा, और जितना ज़्यादा पंप करते जाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होता चला जाएगा। एक मैक्सिमम हद तक चार्ज स्टोर होगा जितनी कैपेसिटी होती है टैंक की। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सेम वही काम कर रहे हैं कि ये एक हमने पंप लगाया हुआ है, विच इज़ नोन एज बैटरी इन अवर केस, और वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक जगह से निकाल के दूसरी जगह जो है वो पहुंचा रहा है। और इट बिहेव्स लाइक अ पम्प। जितना ज़्यादा हम इसको वोल्टेज को बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक हद तक ऐसा होगा, जब पूरा का पूरा कैपेसिटर फुल हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटेंस उसकी जितनी है उस हद तक चार्जेस, फिर मज़ीद वो अपने अंदर चार्ज स्टोर नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर इज़ फुली परसेंट चार्ज, या बैटरी इज़ फुली, जिसको हम कहेंगे कि 100% कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो यहाँ पर रिलेशनशिप मैंने लिखी है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। और जब हम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, तो हम कैपेसिटेंस जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं वो लगा देंगे, क्योंकि जितनी Q इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जितनी कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की, उतना ही चार्ज उसके अंदर स्टोर हो सकेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर है? Q अपॉन डेल्टा V के। ये कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड डेल्टा V, डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर कैपेसिटर। ठीक है, तो Q अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट सपोज 4, नीचे भी 4 है, कैपेसिटेंस 1 यूनिट ही निकलेगी। अगर वोल्टेज हम कम दे रहे हैं, फॉर लेट सपोज 2 वोल्ट दे रहे हैं, चार्ज लेट सपोज 2 यूनिट्स स्टोर हो रहा है, तो तब भी 1 यूनिट ही आंसर आएगा। तो ये हमेशा कांस्टेंट हमारे पास निकलेगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर वोल्ट, और इसको हम डिफाइन करते हैं 1 फेरेड। 1 फेरेड जो है ना वो बेसिकली कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है। यूजुअली जो कैपेसिटर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर,
वो माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड के अंदर होते हैं। माइक्रोफैरेड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ये जो कैपेसिटर जो कि हमें 1 फैरेड या फिर उससे भी ज़्यादा कैपेसिटेंस दे रहे होते हैं, आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उनको हम कहते हैं सुपर कैप। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सुपर कैपेसिटर, सुपर कैप कहते हैं। तो उनकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। दे आर स्पेशल कैपेसिटर्स, जिसका भी मैं जिक्र करूँगी आगे चल के, डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, यानी अब हमें ये पता चल गया कि हमें कैपेसिटर किस तरीके से बनाना है, हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमेशा हमारे पास 2 प्लेट्स होनी चाहिए और बैटरी होनी चाहिए, ठीक है? जिसके ऊपर हम एक जो है वो जगह से चार्ज को खींच के दूसरी जगह पहुंचा सकें। तो बेसिकली बैटरी लगाने से जो है वो चार्जेस जो है वो इजीली स्टोर हो जाते हैं, लेकिन अगर कहीं मेरे पास एक प्लेट भी रखी हुई है ना, और अगर मैंने इसको जो है वो बाय फ्रिक्शन भी चार्ज कर दिया है और इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो गया है, तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कैपेसिटर। लेकिन हम अमूमन यूजुअली इस तरीके से कैपेसिटर्स को चार्ज करते नहीं हैं। हमने जो है वो एक आसान सा तरीका ढूंढ लिया है कैपेसिटर को चार्ज करने का, रेदर देन फ्रिक्शन। और वो तरीका यही है जो मैंने अभी यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हमेशा हम ले लेते हैं और बीच में पंप लगा देते हैं, यानी बैटरी लगा देते हैं। तो एक प्लेट और दूसरी प्लेट के ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है। तो इसी तरीके से जो है ना हम कैपेसिटर को बनाते हैं। तो इट मस्ट हैव 2 प्लेट्स और दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। और हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन ये है कि वी शुड हैव अ पंप, ठीक है, वी शुड हैव अ पंप, और जिसको मैं क्या कहती हूँ, बैटरी कहती हूँ। तो ये जो है ना कैपेसिटर हमारे पास बन जाता है। ये यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि इसमें दोनों प्लेट जो हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल आपने रख दी आमने सामने। 2 प्लेट्स पैरेलल हो गई, तो दिस इज नोन एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, अब यहाँ पर इस नेक्स्ट जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर्स हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के बना सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर क्या लिया है, दो जो है वो कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर बनाया है जिसमें प्लेट्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट्स मैंने ले ली और पैरेलल मैंने रख दी हैं। इसको हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे मैंने अभी बताया। और इसका फार्मूला की डेरिवेशन जो है वो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जस्ट दी वर्किंग फार्मूला डिस्कस कर रही हूँ। ये फार्मूला ड्राइव किया जाता है कैपेसिटेंस, इसकी बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी कि ये जो कैपेसिटर है, इसका इसकी प्लेट का जो एरिया है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है। और ये दोनों जो हैं बिल्कुल सेम प्लेट्स होनी चाहिए और दोनों का एरिया जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए जो है एरिया है ऑफ द प्लेट्स और ये सी जो है कैपेसिटेंस है। डी क्या चीज़ है, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स। और यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा, अगर हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो भी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम इन दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को डिक्रीज कर दें, तो भी कैपेसिटेंस जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी उसकी सलाहियत बढ़ जाएगी कि वो ज़्यादा अपने अंदर चार्जेस को स्टोर कर सकेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक काम तो ये कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल, कि वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है यहाँ पर, लेकिन एक जो प्लेट यहाँ पर रखी हुई है, पॉजिटिव प्लेट है, वो भी एक काम कर रही है कि वो अट्रैक्ट कर रही है किसको, इन नेगेटिव चार्जेस को होल्ड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो एक तो ये सपोर्ट कर रहा है इधर भेजने में इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरा ये पॉजिटिव प्लेट सपोर्ट कर रही है। तो अगर हम सेपरेशन को डिक्रीज कर देंगे, तो इन दो तो इनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो आइडियली तो वैसे कांस्टेंट ही होती है, यूनिफॉर्म फील्ड होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो हम कह सकते हैं कि जब हम इन दोनों को, इनकी सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे, तो
एक ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस जो है इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर स्टोर हो सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट्स। डी कम करेंगे तो सी बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो एप्सिलॉन नॉट हमें नज़र आ रहा है ये है एयर इन दोनों के बीच में, तभी मैंने यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल बीच में डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो ये जो कैपेसिटेंस है ये भी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन कैपेसिटेंस को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो अभी मैं नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर कराऊंगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये डिस्कस कर रही हूँ कि हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर बाय कंट्रोलिंग इट्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो सकती है ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल के भी जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से अगर बड़ा है तो। लेकिन अभी हम उसको इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से भी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ सकती है। अच्छा, स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ये लिखा है कैपेसिटेंस का, कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर भी अभी हमने क्या लिए हैं, दो स्फेयर्स ले लिए हैं, और इनर स्फेयर जो है वो ए है उसका रेडियस, और आउटर स्फेयर का जो रेडियस है वो बी है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो किस तरीके से डिपेंड कर रही है ए और बी के ऊपर, और सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं अगर थोड़ा सा और फॉर्मल तरीके से लिख दूं तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, 1/a माइनस 1 सॉरी 1/1 माइनस a अपॉन 1 माइनस b है ये। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर मेरा जो आउटर रेडियस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, लेट्स सपोज b इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये वाली टर्म जो है वो मेरी 0 के बराबर हो जाएगी, और कैपेसिटेंस बराबर आ जाएगी मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के। ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस है, तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये मेरा एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है। अब मैं इसको टू प्लेट कैपेसिटर नहीं कहूँगी कि इसमें दो प्लेट्स इस्तेमाल हो रही हैं, बल्कि मैं इसको आइसोलेटेड कैपेसिटर कहूँगी। आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक वन प्लेट मौजूद है स्फेरिकल शेप की। ठीक है, स्फेरिकल शेप की एक सरफेस मौजूद है या प्लेट मौजूद है, और इसको मैं आइसोलेटेड कैपेसिटर बोलूँगी। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कैपेसिटर जो हो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट पे मुश्तमिल हो। अच्छा, यहाँ से हमें जो है वो नज़र आ गया कि ये जो सेपरेशन है अगर हम इनकी डिक्रीज कर देंगे, b माइनस ए इज वॉट, b माइनस ए इज दी सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा अगर मैं इसको और से देखूं तो ये क्या चीज़ है मेरे पास, 4 पाई, और ए बी लेट सपोज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, अगर ए बी दोनों अगर बराबर हैं तो मैं इसको एक कोई थर्ड कांस्टेंट का नाम दे देती हूँ, और रेडियस कह देती हूँ मैं इसको आर कह देती हूँ, ए इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी। तो ये जो है ना आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये चीज़। और अगर मैं गौर से देखूं तो ये 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। 4 पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, इज द एरिया। तो अब मैं कह सकती हूँ कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट, जैसे कि पैरेलल प्लेट के अंदर मुझे नजर आ रहा था। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज जो है वो कह सकती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें अगर, तो ये एक एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर भी है,
तो पता चल रहा है मुझे कि अगर मेरे पास एयर के बजाय अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं तो तब भी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ सकती है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि अगर मैं ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स को देखूं कि हाउ आई कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस, तो मुझे उसका एरिया जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा प्लेट्स का, और दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को कम से कम रखना पड़ेगा, तभी मैं अपनी कैपेसिटेंस जो है वो क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ। अच्छा, एक और कैपेसिटर, जिस शेप का कैपेसिटर यूज होता है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द थर्ड शेप। और इसके अंदर जो है वो एक इनर सिलेंडर होता है, आउटर सिलेंडर होता है। आउटर सिलेंडर का जो रेडियस है वो बी है, इनर सिलेंडर का जो रेडियस है वो ए है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द टू रेडियाई ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, बी और ए का रेशियो है। तो इसमें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो रेशियो है तकरीबन, अगर ये बराबर बहुत ही, यानी कि इनका जो रेशियो है उसका हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस इसके एल एन के रेशियो के दोनों रेडियाई की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है, इसमें कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल एन ऑफ बी बाय ए। तो इस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो है वो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या होती है, और कैपेसिटेंस का जो हमने एक ये वाला फार्मूला देखा, तो इससे जो है वो हमें अंदाज़ा हो रहा था इस फार्मूले को देख के कि कैपेसिटेंस जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। लेकिन अब हमने जो दूसरे फार्मूले पढ़े हैं इससे हमें देखकर पता चल गया कि नहीं भाई, कैपेसिटेंस जो है वो किसी भी कैपेसिटर की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, और कैपेसिटेंस को हम वेरी कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल इसमें देखें क्या है। अ स्टोरेज कैपेसिटर ऑन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी रैम चिप के ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और स्टोरेज कैपेसिटर है, उसके अंदर हम चार्जेस को स्टोर करते हैं, और उसकी कैपेसिटी है 0.055 पिको फैरड। इफ इट इज चार्ज टू 5.3 वोल्ट्स, अभी हमने वोल्टेज कितना दिया है, जस्ट 5.3 वोल्ट्स। हाउ मैनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन इट्स नेगेटिव प्लेट। जितनी नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्जेस होते हैं उतनी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर होते हैं, तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें पता है कि Q किसके बराबर है, Q बराबर है CV के, और जितना भी जो चार्ज है उसमें N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट सपोज ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। C हमें मालूम है, V हमें मालूम है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है। यहाँ से हमें N निकालने के लिए बोला हुआ है कि अगर हम किसी कैपेसिटर को 5.3 वोल्ट्स तक अगर चार्ज करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे। तो इसका आंसर निकल कर आया 1.8 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखने में तो हमें लग रहा है कि इट इज़ टू मैनी, मगर ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक बहुत ही टाइनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम किसी एक डस्ट पार्टिकल में जो हमारे घर के अंदर मौजूद होती है उसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना चाहें, तो तकरीबन 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। 5.3 वोल्ट्स देके हमने उस कैपेसिटर को चार्ज किया, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स स्टोर हुए, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने पॉजिटिव चार्जेस जो है वो स्टोर हो गए। तो here we can see that where the capacitance is used, capacitor is used. Capacitor can be used in storage devices like a RAM chip, ठीक है, उस चिप के अंदर हम मेमोरी चिप के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। व्हाट मस्ट बी द प्लेट एरिया इफ द कैपेसिटेंस इज टू बी 1 फैरेड। हम बहुत बड़ा एक हम इतना अच्छा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं कि जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1 फैरेड तो हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 फैरेड इज़ अ वेरी वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, एंड यूजुअली it is very difficult to store large amount of charges on a small
कैपेसिटर। तो अगर हम बनाना चाहते हैं बहुत अच्छा, तो हमें कितना बड़ा वो एरिया जो है लेना पड़ेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पर रखा। कैपेसिटेंस 1 मुझे गिवन है और मल्टीप्लाई बाय डी। डी जो है वो गिवन है मुझे 1 मिलीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 मिलीमीटर। ठीक है, डी इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मिलीमीटर, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी। और यहाँ से एरिया जो है वो मैंने एवोलेट किया। एरिया जब मैंने एवोलेट किया तो तकरीबन निकल कर आ रहा है 110 किलोमीटर स्क्वायर, या मैं इसको रफली लिख सकती हूँ 10 बाय 10 यानी 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 किलोमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, 10 किलोमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए। तो ये इतना बड़ा अगर कैपेसिटर होगा, इतनी बड़ी प्लेट्स होंगी, तब कहीं जाके मेरे पास 1 फेरेड का कैपेसिटर जो है वो बनेगा। लेकिन नाउ डेज वी कैन स्टोर 1 फेरेड, वी कैन बिल्ड 1 फेरेड कैपेसिटर। ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेरेड होती है, और उसको हम सुपर कैपेसिटर्स कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये करते हैं बेसिकली कि ये जो सरफेस होती है हम ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी स्मूथ, क्योंकि हम यहाँ पर ये कंडक्टिंग प्लेट्स ले रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, स्पेशली ये जो सरफेसेस होती हैं इसको हम पोरस मटेरियल का बनाते हैं। उसके अंदर ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर होता है, तो ये जो शार्प एजेस होते हैं, इन शार्प एजेस के ऊपर ज़्यादा चार्ज जमा होने की सलाहियत होती है in order to maintain the इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं तो ये स्मूथ नहीं होगा, ये इस तरह से होगा। ये पोरस मटेरियल है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो पोरस मटेरियल के अंदर जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टोर होने की सलाहियत होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर मैं कोई स्पंज ले लूँ और उसके अंदर वो पोरस होता है ना, तो होल होल से बने हुए होते हैं उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर मैं पानी से उसको भिगो दूँ तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो स्टोर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दी फॉर एग्जांपल कॉटन क्लॉथ। तो ये जो है सुपर कैपेसिटर्स जो हैं वो बेसिकली इस पोरस मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो ये जो है अपने अंदर ज़्यादा से चार्जेस स्टोर कर लेते हैं, और इनको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं काफ़ी जगहों पर। अच्छा, अब एक और न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहे हैं कि द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर्स ऑफ अ लॉन्ग कोएक्सियल केबल यूज्ड टू ट्रांसमिट टीवी सिग्नल। हम लोग जो है कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं डेली, ठीक है, किसी ना किसी वजह से। और हम उसको टीवी सिग्नल्स के लिए यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। अच्छा, और उस कोएक्सियल केबल का जो इनर रेडियस है वो इतना है, और आउटर रेडियस जो है वो इतना है। अब हमसे पूछा है कि एक यूनिट लेंथ में कितनी कैपेसिटेंस होगी, उसकी कितने मैक्सिमम चार्जेस जो हैं वो उसके अंदर लाई कर सकते हैं। जब हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसकी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है। तो सिलेंडर जो है उसकी कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो ये लेंथ को मैं नीचे इधर लेकर चली गई हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, सी बाय एल बन गया ये। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रह गया, और एल एन बी अपॉन ए यहाँ पर वैल्यूज़ में पुटअप कर दूंगी, उसको सॉल्व करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये जो कोएक्सियल केबल है इसकी कितनी कैपेसिटेंस है, 21 पिको फैरड है पर मीटर। 1 मीटर के अंदर इतनी कैपेसिटेंस इसकी मौजूद है। तो यहाँ पर भी जो है वो मैंने इसको कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो मेजर करना सीख लिया है। ठीक है, फॉर द केस ऑफ अ कोएक्सियल केबल। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ व्यूड एज एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अभी कह रहे हैं कि आप सपोज कर लें कि अर्थ जो है वो आपके पास क्या है, अर्थ एक
आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो प्लेट है कंडक्टर अर्थ के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा दूर फासले के ऊपर रखी हुई है, एंड दिस इज़ v टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूले में एक करेक्शन करनी है, ये आएगा डिवाइड के बाद, सही है। और ये जो है हम जब इसको इस इट टेंड्स टू 0 तो a ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा मेरा पास कैपेसिटेंस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो है रेडियस है अर्थ का, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 6370 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसको जब हम टोटल कैलकुलेट करके निकालेंगे कैपेसिटेंस को, तो कैपेसिटेंस मेरी निकलेगी 710 माइक्रोफेरेड। यानी कि अगर इतना बड़ा कैपेसिटर आपके पास मौजूद है स्फेरिकल, जिसका रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो उसकी भी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी होगी, जस्ट 710 माइक्रोफेरेड। तो अगर मेरे पास जो है वो एक छोटा सा कैपेसिटर है, तो वो सुपर कैपेसिटर अगर है, तो उसकी कैपेसिटेंस तकरीबन 1400 टाइम्स अर्थ की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। यानी सुपर कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। तो हमें इतना बड़ा कोई कैपेसिटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं और हम अर्थ के बराबर एक कैपेसिटर बना लेंगे, तब भी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 710 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी होगी। तो इससे बेहतर है कि हम एक सुपर कैपेसिटर बनाएं, वो टाइनी भी होता है और उससे छोटा होता है, और उसकी कैपेसिटी भी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस आर। और इस केस में जो आर था वो क्या था, इतना ज़्यादा था। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो हमें पता चल गया कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या चीज़, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करती है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने की सलाहियत रखती है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो कैपेसिटर इज सच अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज, विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड और विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और the maximum ability to store the charge, maximum capacity of the capacitor is known as the capacitance। ठीक है, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया, कैपेसिटेंस जो है वो किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन हम उसको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। अब तक हमने ये सिर्फ पढ़ा है कि ज्योमेट्री के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। और ये हम लोगों ने लेक्चर के अंदर देखा कि हम इतने बड़े-बड़े कैपेसिटर्स बना रहे हैं पैरेलल प्लेट या फिर अर्थ के बराबर, तो भी उनकी की जो कैपेसिटी निकल रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक केस पढ़ाया था आपको जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, इतना बड़ा बनाना पड़ेगा तब कहीं जाके उसकी कैपेसिटी जो है वो 1 फैरेड जो है वो निकलेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि वी हैव सुपर कैपेसिटर्स मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल्स, पोरस मटेरियल्स। ठीक है, वो जो कि ज़्यादा चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, और नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से कैपेसिटर्स जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, आइदर इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ये सब हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।